नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस का दामन थामने को लेकर मचे घमासान की। इसको लेकर सियासी पारी को लेकर पारा हाई हो गया है। वहीं हम बात करेंगे यूपी के कुशीनगर जनपद में मानवता को शर्मसार करने के मामले को लेकर। दरअसल अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे का सौदा करना पड़ा। साथ ही देखिए देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर बरकरार सस्पेंस की और सियासी संग्राम पर हमारी रिपोर्ट। वहीं चलते हैं झारखंड से सिमडेगा के सरकारी स्कूलों को खास कामयाबी की रिपोर्ट की बात करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन क्या थाम लिया कि उनकी इस सियासी पारी को लेकर पारा हाई हो गया है। विनेश बजरंग की कांग्रेस में एंट्री पर सवाल किए जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी वार छिड़ गया है। पहलवान बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के निशाने पर हैं तो कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में जोरदार तड़का लग गया है। बीजेपी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए। सियासी अखाड़े में जुबानी जंग तेज हो गई है और इस बीच विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को लेकर पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कुश्ती संघ महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं पर निशाना साधा। पहलवानों के उनके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को याद करते हुए सिंह ने कहा कि ये कदम 2 साल पहले शुरू हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना शुरू हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी शामिल हैं। वो कहते हैं आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। देखिए, एक तो 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को हरा करके मैंने इस संघ पर एक तरीके से मेरा कब्जा हुआ था या मैं चुनाव जीता था और इनके मन में कसक थी और ये षड्यंत्र एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला, क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में 2 बार जेल जा चुका हूं और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था। और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। क्या विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी टीम की तरह कांग्रेस में पहले से ही थी? ये तो ये चेहरे थे, मोहरे थे, ये मोहरे थे जो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा या कांग्रेस फैमिली के द्वारा ये मोहरे के तौर पर प्रयोग किए गए थे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन से, जिस तरीके से विनेश फोगाट ये कह रही हैं कि हमारे साथ हुआ, ऐसा फिर कभी किसी महिलाओं के साथ? उनके साथ क्या हुआ? जिस दिन की घटना वो बता रही थी उस दिन मैं लखनऊ में था, तो कैसे हो गया ये तो समय आने पर पता चलेगा। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आज उस पार्टी में हूं जो महिलाओं के साथ हमेशा रहती है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ हमेशा रहें। हमारी आवाज को बुलंद करने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई और मुश्किल समय में किसी ने हमारा साथ दिया तो वो कांग्रेस थी।
जब हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे साथ देश की हर पार्टी खड़ी थी, लेकिन बीजेपी नहीं थी। और हम कांग्रेस पार्टी और देश को मजबूत करेंगे, ग्राउंड पर रहकर काम करेंगे। अब हुए उनकी ये मांग तुरंत ही नामंजूर कर दी गई थी। इसके बाद विनेश ने अपील करते हुए कहा कि उन्हें इस इवेंट में सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। बाद में उन्होंने खेल की दुनिया से संन्यास ले लिया और कांग्रेस में शामिल हो गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात कुशीनगर की। कुशीनगर जनपद में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए एक मजलूम पिता को अपने मासूम बच्चे को 20,000 रुपए में बेचना पड़ गया। और इतना ही नहीं, बच्चे को बेचे जाने की खबर पाकर पहुंचा स्थानीय थाने के सिपाही ने कार्रवाई का डर दिखाकर मजलूम पिता से ही 5,000 रुपए ऐंठ लिए। दरअसल प्रसव के बाद एक निजी क्लिनिक में 4,000 रुपए के लिए बंधक बनी मां को छुड़वाने के लिए पिता ने अपने 2 वर्षीय मासूम को बेच दिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दचहवा गांव हरेश पटेल, जिनके पूर्व ही 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनकी पत्नी जो गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा होने पर गणेश ने उन्हें खुशी क्लिनिक में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालिका ने गणेश से 4,000 रुपए की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालिका ने पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब गणेश के पास जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो उसने अपने 2 वर्षीय मासूम को बेचने का फैसला कर लिया और उसे तम कुहिराज के भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 में बेच दिया। उस 20,000 की रकम में पिता 4,000 हॉस्पिटल बिल चुकाकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वाता है और जब घर आता है तो उसी 20,000 में एक सिपाही द्वारा कार्रवाई का डर दिखाकर उससे बचे हुए 16,000 में 5,000 ले लेता है। किसी ने पिता का दर्द का वीडियो बनाकर रात में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा है कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ा है कि उन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा। घटना दुखद है, मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे कर रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। लाचारी है, गरीबी है। और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज। और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और खासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और खासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, जमीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रशासनिक जिम्मेदार अगर ध्यान दिए होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती? तो सरकार की अदूरदर्शिता और सरकार की लापरवाही और खासकर सरकार में ही प्रशासन आता है। और प्रशासन की मिलीभगत इन तमाम हॉस्पिटलों से है।
और कहीं ना कहीं उनके सह पर इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। तो इस कारण ये रोज रोज घटनाएं देखने को मिलती है। वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। खुद कुशीनगर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तम कोहिराज और भी फर्दर इसमें जांच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया। पता चला है कि एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी के प्रकार ध्यान नहीं है। CWC को वहाँ बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इस जिले में कुशीनगर जनपद में अवैध रूप से बहुत से हॉस्पिटल चल रहा है, बंगाली डॉक्टरों नहीं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी को इस पर सख्ती की जाएगी, किसी को। बेहद गरीब और मजदूरी कर परिवार पेट पालने को मजबूर पिता अपनी पत्नी के प्रसव के बाद इतना मजबूर होगा और उसे अपने एक बेटे को बेचना पड़े तो ये कितने शर्म की बात है। मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जाता है ये भी देखने को मिला। पिता करे तो क्या करे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हॉस्पिटल के 2 स्टाफ और बिचौलिए समेत 3 लोग शामिल हैं। वहीं बेचे गए बच्चे को सकुशल बरामद कर प्रशासन ने उसके परिजनों को सौंप दिया। बच्चे को खरीदने वाले भोला यादव ने तम कुहिराज तहसील में स्टाम्प पर लिखा पढ़ी भी करवाया था, लेकिन पिता के दर्द और मां की तड़प ने इस मामले को खोल कर रख दिया और इस दिल को झकझोर कर रख देने वाले मामले में कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ये बोल बा लड़का भोगे बुध के दिन है मैं बेटी भोगे आके बढ़ती उड़ती हो गई जाए। अब बस कहती है कि हम छोड़बे ना करम, पैसा दे जाए तो 20,000 में लड़का बेच के अपन हम पैसा इनका 4,000 रुपया गन के तब हम घरे भाई। तो काहे आखिर पैसा बेचे लड़का काहे बेचे बताओ। 4 गो 5 गो लड़का बड़ा सो खैले बिना मुँह तारा सो सब हो जाता है तो बेच के अब जमा कह के तो गोविंद 4 दिन लड़का बिना खैले मुँह तरह से तो गोविंद इतना मांग के लिया के खियावी लड़कन के। ये तो एक ठो आयुष्मान कार्ड वार्ड बना है जिससे फ्री इलाज कुछ नहीं है बनल। किसी तरह कोई कार्ड, राशन कार्ड वगैरह कुछ नहीं, वो आधार कार्ड छोड़ के कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कभी प्रधान या किसी से आपने कहा कि हमारा बनवा दीजिए, आयुष्मान कार्ड हो या राशन कार्ड हो? एक बार कोई रेंजर ना सुनने तो चल देनी जाऊंगी, तब से कोई भी ना कोई नहीं। फिलहाल इस मामले में एसपी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। उसने बच्चा कैसे खरीदा, किसे सौंपा, इस सभी प्रकरण की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। के न्यूज के लिए कुशीनगर से सच्चिदानंद की रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, जहां पर निकाय चुनाव कब होंगे इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि राज्य सरकार जल्द निकाय चुनाव का दावा तो कर रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस वर्ष भी निकाय चुनाव नहीं कराएगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उपचुनाव में मिले हार से डर गई है और विपक्ष के इस आरोप के बीच धामी सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है, जिसमें सरकार ने उत्तराखंड में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव अब 25 नवंबर तक कराए जाएंगे। ये बात धामी सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर दी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कहा गया था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिए जाएंगे। बता दें कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अक्टूबर तक चुनाव कराने में असमर्थता जता दी। वहीं सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी और इसी साल 25 दिसंबर तक निकाय निर्वाचन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न कर ली जाएगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि नवंबर में भी निकाय चुनाव हो पाएंगे। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 24/10/2024 तक जो था म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस कंप्लीट करा देंगे और उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने वाले हैं। लेकिन आज सरकार ने एक एफिडेविट दाखिल किया माननीय उच्च न्यायालय में और यू टर्न लेते हुए ये कहा कि अभी इलेक्शन संभव नहीं है और अभी 25 दिसंबर 2024 तक तो वो जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नए कैंडिडेट्स के नेम इंक्लूड करेंगे। अभी वही प्रोसेस चल रहा है। इलेक्शन प्रोसेस तो उसके भी बाद में कहीं स्टार्ट होगा। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। स्टेट ने कोई डेडलाइन नहीं बताई कि वो कब इलेक्शन कराएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन जो है जून 2025 के बाद कहीं होंगे। तो हमने इसी बात पे अपोज भी किया लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और PIL क्लोज कर दिया, ये कहते हुए कि स्टेट अपने हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट कराए। अभी हाई कोर्ट में भी केस चल रहा था तो वहाँ से अब नवंबर के बारे में फाइनल हो गया। केस भी इसी आधार पर समाप्त हो गया कि नवंबर में सरकार निकाय चुनाव कराएगी। उसकी जो भी तैयारी करनी है वो अब तेज़ी से शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त भी तैनात हो गए हैं, सुशील कुमार, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था, जिसके बाद प्रशासकों का ये कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा था। लेकिन सरकार ने अगस्त माह में एक बार फिर 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि OBC आरक्षण और अन्य कार्यों के चलते चुनाव करवाने में देरी हुई है, लेकिन अब सरकार नवंबर तक निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने धरातल पर कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, जिसकी वजह से सरकार निकाय चुनाव कराने से भाग रही है। देखिए, धरातल पे कुछ काम आपने नहीं किया है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ नेताओं ने और मंत्रियों ने जो बजट ठिकाने का काम किया है, जनता आज भी त्रस्त है। कहीं अगर आपको स्मार्ट सिटी दिखती है तो कृपया करके आप मुझे भी बताएं कि कहाँ स्मार्ट सिटी हमारी है। इन्होंने जो स्मार्ट सिटी के नाम पर भी जो दून का जो इन्होंने नाम बदनाम किया है वो सारी जनता देख रही है और भागेंगे। क्योंकि देखिए, आप ये उपचुनाव हुए हैं 2 हमारे बद्रीनाथ का और मंगलौर का, उसमें हमें जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसी डर से ये लोग भाग रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता कितनी परेशान है। आप बार कार्यकाल बढ़ाते जा रहे हैं, प्रशासक कार्यकाल, जो अपने आप में निंदनीय है। इनको धरातल पे काम करने के बाद में जो है जल्द से जल्द जो है आप लोगों को निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव करने चाहिए ताकि जनता को राहत मिले और जो ये भ्रष्टाचार का जो खेल है ये खत्म हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव थोड़ा डिले हो गए हैं। कुछ टेक्निकल चीजें थी, कुछ आरक्षण को लेकर के हमारे जो नए क्षेत्र जुड़े हैं और जो नगर निगम नए बने हैं तो उनको लेकर के काफी सारा परिसीमन में भी काम किया गया और शासन प्रशासन इसकी और बहुत ही गंभीरता के साथ में इन चुनावों को ले रहा है। मुझे लगता है कि सरकार ने चुनाव आयोग को बता दिया है और क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है और अब चुनाव आयोग के हाथ में है कि वो कब चुनाव कर सकता है। क्योंकि अभी हमारा विधानसभा सत्र हुआ था, उसमें पूरी हमारे सत्र के दौरान परवर समिति को ये सारा प्रकरण दे दिया गया है। उसमें परवर समिति ये बताएगी कि कब चुनाव हमें करने हैं और वो अपनी रिपोर्ट भी देगी। तो उसी के तहत आगे आने वाले समय में चुनाव होंगे। और क्योंकि हाई कोर्ट में अभी एक शपथ पत्र भी जारी हुआ जिसमें 10 नवंबर को जो है अधिसूचना जारी होगी और 25 नवंबर तक सरकार चुनाव करवा लेगी। तो ये चुनाव आयोग का काम है और सरकार की भी पूरी तैयारी है, संगठन की भी पूरी तैयारी है और संगठन पूरी तैयारी के साथ तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के जो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हैं उन सबको लेकर के और हमारे प्रत्याशी हैं, सभी लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर निकाय चुनाव पर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तैयारी का दावा कर रही है, साथ ही 25 नवंबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराने का दावा भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अभी भी सरकार के दावों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है।
सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार सरकार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही कोर्ट में भी चुनाव की तारीखें बदल रही है। क्या धामी सरकार का जल्द निकाय चुनाव कराने का दावा सही है? आखिर विपक्ष को क्यों सरकार के शपथ पत्र पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में बात झारखंड के सिमडेगा के सरकारी स्कूलों की, जहां पर खास कामयाबी मिली है। दरअसल सरकारी स्कूलों को सीटी बजाओ और उपस्थिति बढ़ाओ अभियान चलाया गया है, जिससे राष्ट्रीय पहचान मिली है। अभियान को स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड के सिमडेगा जिले में सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान के जरिए सरकारी स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने की पहल को नेशनल लेवल पर मान्यता मिली है। इस पहल को नेशनल स्कॉच अवार्ड के लिए चुना गया है। सिमडेगा के उपायुक्त ने बताया कि सरकारी स्कूलों में कम अटेंडेंस और हाई ड्रॉप आउट रेट को देखते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छोटे से गांव में शुरू किया गया था। बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी नहीं रखने के कारण बोर्ड एग्जाम्स में 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर सिमडेगा जिले का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा था। इसके मद्देनज़र 2023 में पायलट बेसिस पर यहाँ के एक प्रखंड में सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जो एक अत्यंत ही लो कॉस्ट अभियान था, जिसमें लगभग किसी प्रकार का खर्चा नहीं था। जिला प्रशासन के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट का रिजल्ट अच्छा आने के बाद इसे पूरे जिले में लागू किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए पूरे जिले में इसको लागू किया गया और फल ये हुआ कि अटेंडेंस के मामले में सिमडेगा 23-24 में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ राज्य स्तर पर। और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में जहां हम 24 जिले में 23वें स्थान पर थे 2023 में, वहीं 24 में जाकर के हम लोग 9वें और 8वें स्थान पे आ गए। तो काफ़ी हम लोगों के रिजल्ट में भी सुधार हुआ और अटेंडेंस भी विद्यालय में बढ़ा, जिस कारण से इसको हम लोगों ने शुरू किया था। सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान को दिल्ली में इस महीने के अंत में स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा। सिमडेगा जिले के अधिकारियों को भरोसा है कि उनके अभियान की शानदार सफलता के बाद अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।